Dear friends, good morning all of you. लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप इस चैनल पे पिछला जो लेक्चर वीडियो हुए थे इमाइल डुर्कheim के थे, आज एक इमाइल डुर्कheim की एक नए सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, जिसे हम श्रम विभाजन का सिद्धांत कहते हैं या थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। इमाइल डुर्कheim या एमिल डर्कheim ने कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हुए होंगे और उनको अपडेट किए होंगे, उनमें कुछ सुधार किए होंगे, तो अपना एक खुद का कंसेप्ट बनाए होंगे। क्योंकि एमिल डर्कheim का द डिवीजन ऑफ लेबर, जबकि एक पुस्तक भी है एमिल डर्कheim की जो 1893 में उनके द्वारा लिखी गई है, और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता भी है ऑब्जेक्टिव में कि चाहे वो पीजीटी हो, चाहे नेट जीआरएफ हो, चाहे यूजी पीजी की बात हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये पूछा भी जाता है। और अदरवाइज यूजी पीजी में अगर आप एमिल डर्कheim के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में इस पुस्तक का नाम और ईयर का नाम भी डालते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जो भी टीचर्स होता है कॉपी चेक करता है तो उसे ये एहसास होता है कि कम से कम इतना चीज़ें तो अच्छी चीज़ लिखा है। 1893 द डिवीजन ऑफ लेबर नाम की किताब की बात वर्णन किया है, तो कम से कम आपको 1 से 2 नंबर उस पर तो मिल ही जाता है। कुछ उसके थॉट्स लिख देते हैं तो और नंबर बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी किसी थिंकर को पढ़ने की कोशिश करिए तो उसके कुछ बुक्स किस ईयर में पब्लिकेशंस हुई थी, किसका सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया था, तो ज़्यादा बेटर होता है। एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में बहुत ही मज़ा आता है कि चलो कम से कम ये लिखा है। अदरवाइज़ जो एग्जामिनर की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे जो एग्जामिनर हैं जो कॉपी की इवैल्यूएशन करते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि चलो लड़का पढ़ा है। तो हम बात करते हैं एमिल डर्कheim के श्रम विभाजन के सिद्धांत की। तो हम एमिल डर्कheim जिससे प्रभावित हुए थे, जिन्होंने श्रम विभाजन के सिद्धांत एमिल डर्कheim से पहले दिए थे, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने श्रम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तो उनके विचारधारा को हम जानने का प्रयास करें। और ये भी एक चीज़ जाने कि जो श्रम विभाजन शब्द है, क्या वो समाजशास्त्र से या सोशोलॉजी से आया कि अदरवाइज किसी दूसरे सब्जेक्ट से आया। तो ठीक है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम एडम स्मिथ नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत श्रम विभाजन या डिवीजन लेबर ऑफ शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले एक एडम स्मिथ नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ये बताया था कि श्रम विभाजन को एक कार्य को कई लोगों में बांट देने की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार उन्होंने बताया था कि सपोज करिए कि कोई भी जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी कार्य करते हैं तो उस कार्य में कई लोगों को हम शामिल कर देते हैं या कई लेबर को हम शामिल कर, ताकि वो काम बहुत जल्दी भी कम समय में पूरा भी हो जाता है। तो वो कहते हैं एडम स्मिथ की श्रम विभाजन को एक कार्य को कई लोगों में बांट देने की प्रक्रिया को हम श्रम विभाजन कहा जाता है। इन्होंने श्रम विभाजन को आर्थिक विकास के संदर्भ में दिया और कहा कि श्रम विभाजन से उत्पादन अधिक होता है। ये बिल्कुल साफ है कि जो श्रम विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो आर्थिक विकास के संदर्भ में दिया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो श्रम विभाजन से उत्पादन बहुत अधिक होता है। इनसे ही प्रभावित होकर एमिल डर्कheim ने 1893 में द डिवीजन ऑफ लेबर नामक पुस्तक को 2 भागों में लिखा। 1893 में एमिल डर्कheim ने द डिवीजन ऑफ लेबर नामक पुस्तक को 2 भागों में लिखा।
एमिल डर्कहाइम के अनुसार श्रम विभाजन किसी भी समाज की संरचना, एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि श्रम विभाजन किसी भी समाज की संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले संगठन को निर्धारित करता है। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं कि एमिल डर्कहाइम के अनुसार श्रम विभाजन किसी भी समाज की संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले संगठन को निर्धारित करता है, उसे श्रम विभाजन कहा जाता है। श्रम विभाजन का तात्पर्य कार्यों के बंटवारा से है, जो उनका, क्योंकि उन्होंने अपने अनुसार एक परिभाषा डिफाइन किया था, किसी भी समाज की संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले संगठन को निर्धारित करता है। एमिल डर्कहाइम ने यह डेफिनेशन दिया था। देन उन्होंने बताया कि जो श्रम विभाजन का जो मेन तात्पर्य होता है वो कार्यों के बंटवारा से होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कार्यों का विभाजन सरल तरीके से होता है, जहाँ पे कार्यों का विभाजन सरल तरीके से होता है। सपोज करिए कि आज से 20 साल 25 साल पहले की मैं बात करता हूँ, जब सड़क बनते थे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सड़क हो चाहे नेशनल हाईवे की सड़क हो, जब बनते थे तो उसमें मैन जो वर्कर होते थे, मैन पावर होते थे, कितने ज़्यादा लगे रहते थे। कहीं कहीं ये होता था कि पूरी फैमिली के साथ लोग आ जाते थे और अपना डेरा डाल के उस सड़क परियोजना में काम करते थे, जिसे हम मजदूरी कहते थे, वो मजदूरी कहते थे। और सड़क भी जो है कि जो आज की अपेक्षा में बहुत कम किलोमीटर की निर्माण होती थी। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस प्रकार आज से 20 साल पहले जब सड़क बनती थी तो उस समय 25, 50, 100 की संख्या में लोग काम करते थे और जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो नहीं मिल पाता था, जो आज की अपेक्षा चल रही है। लेकिन आज हम कहते हैं कि मैन पावर की जगह आज मशीनीकरण का युग आ गया है, जहाँ बड़े से बड़े मैन पावर को हटा दिया गया है, वहाँ पे बड़े से बड़े मशीन आ गए हैं और वो कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इसके मंत्री थे, सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मंत्री थे नितिन गडकरी जी, और स्टेटमेंट भी आया था और है भी कि एक दिन में 28 किलोमीटर सड़क बन रही है। यानी मशीनीकरण का जो युग है, इसका हम प्रयोग करके एक दिन में 28 किलोमीटर, चाहे हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, उसके एक दिन में 28 किलोमीटर सड़क 24 घंटे में बन रही है। जब आज से 15 साल 20 साल पहले जब मैन पावर थे, जब आदमी लोग काम करते थे, पुरुष लोग महिला लोग काम करते थे, तब उस समय 100-200 लगते थे, तब भी 28 किलोमीटर सड़क नहीं बनती थी, 4 से 5 किलोमीटर सड़क बनती थी। तब उस समय बड़े बड़े मशीन नहीं थे। तो ये चेंजिंग था। एमिल डर्कहाइम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्यों के बंटवारा से होता है। अगर हमें 1 किलोमीटर का काम करना है, 10 लोग लगाए हो तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर का काम 24 घंटे में ना हो। अगर हम 20 लोगों को और लगा दें तो हो सकता है कि 24 घंटे में क्या लगभग 12 घंटे में 1 किलोमीटर का काम हो जाए। तो वो ये चीज़ कहते हैं कि कार्यों को बंटवारा से होता है और कार्यों का जो विभाजन होता है वो सरल तरीके से होता है, जिसमें लिंग आयु के आधार पर होता है। तो उस समाज को सरल समाज की सामाजिक संरचना कहते हैं। जब वो कहते हैं कि किसी भी कार्यों का विभाजन जो सरल तरीके से होता है और लिंग आयु के आधार पर होता है, तो उस समाज को हम सरल समाज की सामाजिक संरचना कहते थे। उसे भी हम सरल समाज कहते हैं। सिंपल सोसाइटी की अगर डिफिनीशन आएगी तो आप द डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत से आप निकाल सकते हैं कि एमिल डर्कहाइम क्या कहता है। एमिल डर्कहाइम यही कहता है कि श्रम विभाजन का तात्पर्य जो होता है कार्यों के बंटवारा से होता है, और कार्यों के बंटवारा से होता है तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कार्यों का विभाजन
सरल तरीके से होता है, जिसमें लिंग आयु के आधार पर होता है, तो उस समाज को सरल समाज की सामाजिक संरचना कहते हैं, जिसे हम सरल समाज भी कहते हैं। सरल समाज का श्रम विभाजन कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम होता है, इसलिए आवश्यकता भी कम होती है। आवश्यकता कम होने के कारण उत्पादन कम आवश्यकता होती है। तो हमने यही कहा कि जब आवश्यकता कम होने के कारण उत्पादन की कम आवश्यकता होती है, तो कम उत्पादन के कारण श्रम विभाजन की आवश्यकता भी कम होती है। यहाँ लिंग और आयु के आधार पर श्रम विभाजन होने के कारण एक पुरुष जिस कार्य को कर लेता है, सभी पुरुष उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, और एक महिला जिस कार्य को कर लेती है, सभी महिलाएं उस कार्य को पूरा कर लेती है। पुरुषों एवं महिलाओं के कार्यों में समानता पाई जाती है, इसलिए उत्पादित वस्तुओं में भी समानता पाई जाती है। सीधी सी बात, उनके कहने का मतलब ये है कि जब लिंग और आयु के आधार पर जब कोई पुरुष किसी एक काम को कर लेता है, तो सभी पुरुष उस काम को पूरा कर लेते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जिस कार्य को एक महिला उस काम को पूरा करती है, उसी सभी महिलाएं उस कार्य को पूरा कर लेती है। वो ये भी कहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें जब पाई जाती है, तो वो कहते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के कार्यों में समानता पाई जाती है, तो इसलिए उस उत्पादित वस्तुओं में भी समानता पाई जाती है, और ये विशेषता मशीन से उत्पादित वस्तुओं की होती है। इसलिए सरल समाज में पाए जाने वाली एकता को यांत्रिक एकता या मशीनी एकता कहते हैं। तो उन्होंने ये डिफाइन भी दिया कि इस प्रकार के जो सरल समाज में पाए जाने वाली जो एकता होती है, उसे हम यांत्रिक एकता या मशीनी एकता के नाम से जाना जाता है। चूँकि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, वो आगे डिफाइन करते हैं। आपको यांत्रिक एकता, मशीनी एकता, सरल समाज, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि अपराध एक समान सामाजिक तथ्य है, इसलिए यह सभी समाजों में पाए जाने वाला है। अपराध एक सामान्य एवं सामाजिक तथ्य है, जो इसलिए यह सभी समाजों में पाए जाने वाला है। अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए तो सिक्किम की लेप्चा जनजाति है। सिक्किम जो भारत का एक राज्य है जिसमें लेप्चा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम की जो लेप्चा जनजाति में अपराध नहीं पाया जाता है, ये अपवाद स्वरूप माना जाता है। ये एमिल डर्कहाइम ने कहा कि जो सिक्किम में जो लेप्चा जनजाति पाई जाती है, उनमें अपराध नहीं पाया जाता है। सरल समाज में भी अपराध पाया जाता है। सरल समाज में भी अपराध पाया जाता है। यहाँ अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसे हम दमनकारी कानून या रिप्रेसिव लॉ कहते हैं। वो कहते हैं कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तत्व है, इसलिए यह सभी समाजों में पाया जाता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पे ये भी बताया कि अपवाद स्वरूप कुछ समाज को छोड़ दिया जाए, तो वो सिक्किम के जो लेप्चा जनजाति है उनमें अपराध नहीं पाया जाता है। लेकिन सरल समाज में भी अपराध पाया जाता है, इसलिए अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसे दमनकारी कानून या रिप्रेसिव लॉ के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा कानून है कि जिस अपराध के विरुद्ध लागू होता है, वो ये भी कहते हैं कि यह एक ऐसा कानून है जो जिस अपराध के विरुद्ध लागू होता है, वह अपराध उसी दिन से समाप्त हो जाता है। इस कानून के माध्यम से लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता है, जिससे लोगों के मन में उस अपराध के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है, फिर कोई अपराध नहीं करता है। कड़ा से कड़ा दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि सरल समाज के लोगों की एक जैसी
जीवन शैली, रहन सहन, विचार आदि इसलिए सभी अपने को एक समूह का मानते हैं क्योंकि इनमें सामूहिक चेतना की भावना प्रबल होती है। इसलिए सरल समाज में भी अपराध व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि एक समूह या समाज के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए दंड भी समाज या समूह देता है। इस दंड के माध्यम से लोगों को एक संदेश प्रसारित होता है कि इस अपराध का इतना कड़ा दंड दिया गया है, इसलिए लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और अपराध खत्म हो जाता है। सरल समाज में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता पाई जाती है और निम्न स्तर की आत्मनिर्भरता भी पाई जाती है। वो कहते हैं कि सरल समाज में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता पाई जाती है और निम्न स्तर की भी आत्मनिर्भरता पाई जाती है। जब सरल समाज की जनसंख्या का आकार बढ़ता है तो भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व भी बढ़ता है, क्योंकि जब आवश्यकताएं बढ़ती है, जिस कारण से उत्पादन की आवश्यकताएं होती है, इसलिए अधिक श्रम विभाजन की आवश्यकताएं होती है। इसलिए कार्य को कई लोगों में बांट दिया जाता है। चूँकि अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है, इसलिए कार्यों का बंटवारा जटिल तरीके से किया जाता है। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि योग्यता और गुणों के आधार पर किया जाता है। जो जिस कार्य को करने में योग्य होता है वह वही कार्य उसे दिया जाता है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना वाले समाज को जटिल समाज भी कहते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, जीवन शैली, विचार, रहन सहन सब भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए इस समाज में जो एकता पाई जाती है उसे साइवी एकता भी कहा जाता है। तो एक चीज़ उदाहरण के तौर पे बताया जाए, उन्होंने कहा कि एक दमनकारी कानून की बात की थी जो कड़ा से कड़ा दंड देने के विरुद्ध किया था। जब व्यक्ति को जब सज़ा दी जाती थी तो उसके मन में, उसके प्रति लोगों के मन में एक भय पैदा होती थी। जब भय पैदा होती थी तो वो किसी प्रकार के अपराध नहीं करते थे। तो ये बात तो सही है कि जिस प्रकार अगर हम भारत की बात किया जाए, भारत के संविधान में बात की जाए कि जो कुछ ऐसे केसेस हैं जो अपराध होते हैं उसके प्रति आजीवन कारावास भी है, फांसी की सज़ा भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण से उस अपराधी को वो सज़ा नहीं मिल पाती है, जिससे आज हमारा समाज कहीं न कहीं एक भय के रूप में जी रहा है। अगर हम निर्भया कांड 2012 दिसंबर 2012 की बात करें, वो ठीक है कि सारे अपराधी, उनमें से कुछ नाबालिग था जो बाहर हो गया, लेकिन कुछ को फांसी हो गई, कुछ अपने आप मर गए। लेकिन उसके बाद क्या भारत में बलात्कार नहीं हो रहे हैं? आज भी बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन आप उठा के देखिए तो एक एनसीआरबी के डाटा के अनुसार आपको पता चल जाए कि भारत में जो है कि प्रति घंटे बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। कहीं न कहीं लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जब पार्टी से जुड़े हैं तो कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। जब राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो है कि उसकी सज़ा वो कम की जाएगी, और जो उसका मेन सज़ा का जो प्रावधान होगा वो उसको कम करके कुछ और सज़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो बात सही थी, एमएल डरकहाइम की जो रिप्रेसिव लॉ थे, दमनकारी कानून, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि सरल समाज में हम साधारण सोसाइटी के लोग हैं, सिंपल सोसाइटी के लोग हैं, तो हमारे यहाँ एक छोटा सा क्राइम होता है जो हमारे, तो उसको हम बड़ा इसलिए लेते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस तरह के कोई कृत्य नहीं होता है। हम टाटा बिरला की बात नहीं करेंगे, उन बड़ी सोसाइटी है, बहुत ही उच्च परिस्थिति के लोग हैं, उनमें इस तरह की घटनाएं अगर होती भी है तो कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ना,
भारत की 135 करोड़ के, या मतलब हम डाटा 2011 के अनुसार माना जाए तो 121 करोड़ की पॉपुलेशन है। क्योंकि कोविड-19 में 2021 का जनगणना नहीं हो पाया। सरकार कब कराएगी वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन 121 करोड़ की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो रूरल एरिया की है, जो सिंपल सोसाइटी की है, जो सरल समाज की बात करता है। तो उन्होंने इस प्रकार के जो सिद्धांत दिए थे एमिल डर्कहाइम ने, जो कि बहुत अच्छा था। फिर आगे चल के उन्होंने साइवी एकता के सिद्धांत के बारे में बताया कि साइवी एकता क्या होती है। यांत्रिक एकता की बात किया, जिसे हम मशीनी एकता भी कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कहा जो आयु लिंग के आधार पे ही वर्गीकरण किया गया। उनके कहने का टोटल आयु लिंग के आधार पे वो तो है ही है, मेल और फीमेल की बात करते हैं। देन वो भी कहें कि योग्यता और गुणों के आधार पे किया जाता है। कुछ जटिल कार्यों को जटिल तरीके से, कुछ अच्छे कार्यों को जटिल तरीके से बंटवारा किया जाता है, जिनका कहने का मतलब है कि योग्यता और गुणों के आधार पर किया जाता है। जो जिस कार्य को करने में योग्य होता है वह कार्य उसी को दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई लेबर है, अगर वो घर बनाने का काम करता है तो उसे बिजली का काम नहीं दिया जाएगा। अगर वो बिजली का काम ही करता है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, तो उसे इलेक्ट्रिशियन के उसके गुणों और योग्यता के आधार पर उसे वायरिंग का काम दिया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का काम दिया जाएगा, न कि मकान बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने यही कहा, उसी को हम, क्योंकि वो जटिल समाज था, इसलिए आगे चलकर, क्योंकि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, और इसलिए इस समाज में जो एकता पाई जाती है उसे साइवी एकता कहा जाता है। इस प्रकार की एकता इस प्रकार की एकता शरीर के अंगों में भी होती है। अब इसका कोरिलेट कर दिए, हम तो सोसाइटी की बात की है। एमिल डर्कहाइम आगे चल के ये भी कहते हैं कि इस प्रकार की जो एकता होती है शरीर के अंगों में भी पाई जाती है, क्योंकि सभी अंग अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसे साइवी एकता कहा जाता है। जटिल समाज में भी अपराध पाया जाता है। यहाँ अपराध व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, न कि समाज के विरुद्ध। यहाँ पर लोगों का संबंध आवश्यकता के आधार पर होता है, इसलिए यहाँ सामूहिक चेतना कम पाई जाती है। यहाँ व्यक्तिवाद की भावना अधिक होती है, इसलिए यहाँ व्यक्ति अपराधी को द्वितीयक संस्थाओं जैसे पुलिस बल, न्यायालय आदि के द्वारा दंड दिलवाया जाता है। इस प्रकार के कानून को प्रतिकारी कानून कहा जाता है या क्षतिपूर्ति वाला कानून कहा जाता है, क्योंकि जटिल समाज में भी अपराध होता है। वो कहते हैं कि सरल समाज में तो होता है, लेकिन जटिल समाज में भी अपराध दुनिया के सभी समाजों में होता है। बस अंतर ये है कि जो जटिल समाज में जो अपराध पाए जाते हैं वहाँ सामूहिक चेतना कम पाई जाती है। जब सामूहिक चेतना कम पाई जाती है तो ये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध मानी जाती है, न कि समाज के विरुद्ध मानी जाती है। वहीं पे उल्टा है, सरल समाज में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं मानी जाती, समाज के विरुद्ध अपराध मानी जाती है, क्योंकि वहाँ सामूहिक चेतना अधिक पाई जाती है। लेकिन जटिल समाज में उल्टा होता है, अपराध यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ सामूहिक चेतना कम पाई जाती है, जिस कारण से व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है, न कि समाज के विरुद्ध माना जाता है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्तिवाद होता है, यहाँ पे लोग जो है व्यक्तिवाद की भावना पे आधारित होते हैं, और इसलिए जो यहाँ पे दंड देने की जो प्रावधान है वो द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा दिलाते हैं, पुलिस स्टेशन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा वो दंड दिलवाते हैं, जिसे हम प्रतिकारी कानून
कहा जाता है या कभी कभी क्षतिपूर्ति वाला कानून कहा जाता है। अब आगे उन्होंने इन दोनों की बात किया कि सामाजिक गतिशीलता जटिल समाजों की एक विशेषता है। उन्होंने आगे फिर बताया कि जटिल समाज में उच्च कोटि की आत्मनिर्भरता तथा निम्न कोटि की आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ये बात सरल समाज में भी बताए थे कि उच्च कोटि की आत्मनिर्भरता और निम्न कोटि की आत्मनिर्भरता दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन सामाजिक गतिशीलता जटिल समाजों की एक विशेषता है, जिसके कारण यहाँ सरल समाज की तुलना में विचलन अधिक पाया जाता है। वो कहते हैं कि सरल समाज के जटिल समाज में जो विचलन है वो अधिक पाया जाता है, सरल समाज में जो विचलन होती है वो कम पाया जाता है, जिसे व्यवसायिक नैतिकता द्वारा दूर किया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि श्रम विभाजन ही सामाजिक संरचना और संगठन को निर्धारित करता है। एमिल डर्कहाइम का पूरी थाट के मतलब अंतर्गत, चाहे वो साइवी एकता हो, जटिल समाज हो, सरल समाज हो, प्रतिकारी कानून हो, दमनकारी कानून हो, यांत्रिक एकता हो, मशीनी एकता हो, उन्होंने सबका डिफाइन करने के बाद लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन में एक ही चीज़ कहा कि श्रम विभाजन ही सामाजिक संरचना है और संगठन को निर्धारित करता है। इनकी आलोचना, क्योंकि मैंने हर सिद्धांत की आलोचना किसी ने किया, तो मैं इनकी भी आलोचना जो है कि रॉबर्ट किंग मर्टन, जो कि बहुत ही अच्छे सोशोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो इनकी आलोचना रॉबर्ट किंग मर्टन करते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन कहते हैं कि दुर्खिम ने इस सिद्धांत में लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर प्रकार शब्द का प्रयोग क्यों किया। आर के मर्टन कहते हैं कि दुर्खिम ने इस सिद्धांत में लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर प्रकार शब्द का प्रयोग क्यों किया, कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। फिर मर्टन कहते हैं कि शायद लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर, मर्टन कहते हैं कि शायद लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर श्रम विभाजन की व्याख्या करना कठिन है, इसलिए एमिल डर्कहाइम ने प्रकार शब्द को चुना। वहीं आर के मर्टन दुर्खिम की प्रकारवादी पद्धति का भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने प्रत्यक्षवादी पद्धति का मनमाना प्रयोग किया। वही आर के मर्टन ने कहते हैं कि दुर्खिम की प्रकारवादी पद्धति का भी आलोचना करते और कहते हैं कि इन्होंने प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग अपने मनमाना ढंग से किया, जबकि प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये थी आर के मर्टन की आलोचना। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एमिल डर्कहाइम ने इस सिद्धांत से यह सिद्ध कर दिया कि श्रम विभाजन ही सामाजिक संरचना एवं संगठन को निर्धारित करता है। इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, परंतु आलोचना कमियों के साथ साथ महत्व को दर्शाती है। ये बात तो सीधी सी बात है कि किसी भी सिद्धांत की आलोचना होती है, लेकिन परंतु आलोचना कमियों के साथ साथ उसके महत्व को दर्शाती है। अतः यह सिद्धांत अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये थी एमिल डर्कहाइम के श्रम विभाजन के सिद्धांत। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आपको तैयार किए गए हैं, जिसमें मशीनी एकता, यांत्रिक एकता, साइवी एकता, सरल समाज, जटिल समाज, दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून, इन सब के बारे में बताया गया। और जो श्रम विभाजन का जो शब्द था वो अर्थशास्त्र से लिया गया था, और इनके जो किताब थे 1893 में 2 भागों में डिवाइड किए गए थे। द डिवीजन ऑफ लेबर की बात है, प्रकाशित हुए थे। इन्होंने सबकी व्याख्या किया। उन्होंने लास्ट में एक चीज़ कहा ना कि जो श्रम विभाजन
जो श्रम विभाजन का जो तात्पर्य है, उन्होंने कहा है ना कि श्रम विभाजन सामाजिक संरचना लाता है और संगठन को निर्धारित करता है। उन्होंने राष्ट्र में भी बताया कि श्रम विभाजन योग्यता और गुणों के आधार पर दिया जाता है। जटिल समाज में जो जिस कार्य को करने में सक्षम होता है उसको उसी कार्य को दिया जाता है। और उन्होंने प्रतिकारी कानून को द्वितीय का स्थान पे कोर्ट और पुलिस स्टेशन को दिया था। जटिल समाज में जो दंड देने का प्रावधान किया जाता है। एक चीज़ हमने बताया आपको, ये चीज़ याद करिएगा, सरल समाज में लेप्चा जनजाति जो आप आसाम में पाई जाती है उसमें अपराध नहीं पाया जाता है, वो एक अपवाद स्वरूप है। क्योंकि ये चीज़ हमेशा पूछता है कभी कभी, सोशोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको जानना चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हो तो आपको जानने का यह हक है। हमेशा पूछता है कि लेप्चा जनजाति कहाँ के है। ऑप्शन दे दिया, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मेघालय। अदरवाइज आप जानेंगे तभी तो आप उसके बारे में टिक मारेंगे, नहीं जानेंगे तो कोई मार के चले जाएंगे। इतना आपको एहसास होगा कि हम यूपी के हैं तो यूपी में नहीं होगा, उत्तराखंड वाले होंगे तो उत्तराखंड में नहीं होगा, लेकिन असली आपको जानना चाहिए। इसलिए जो लेप्चा जनजाति है वो असम में पाई जाती है और उनमें अपराध कभी नहीं पाए जाते हैं, जबकि वो भी एक सरल सोसाइटी के अंतर्गत या जटिल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। बट ये है कि उसमें पाया ही नहीं जाता है, वो एक अपवाद माना जाता है। इसलिए आज मैंने आप श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में आपको बताया। एमिल डर्कहाइम की सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी समस्या को चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि पढ़ने की कोशिश करिए। समाजशास्त्र को आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। आसान तभी है जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तब जाके आसान होता है। नहीं तो एक चीज़ है कि जिस तरह आप याद करते हैं उसी तरह आप भूल भी जाते हैं। कोई भी समाज हो यार, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, सोसाइटी में अप्लाई करेंगे, तभी आपको याद होगा। मैथ भी आप देख लीजिए। मैथ को ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे तब हल कर सकते हैं, लेकिन मैथ के बारे में आप कितना प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि वो सारा फार्मूला बेस पे है। कौन सी फार्मूला कहाँ लगेगी, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, तभी जाके वो उस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो इसलिए सोशोलॉजी को हम जितना आसान से समझते हैं कि हम सोशोलॉजी सोसाइटी बेस पे हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या हो है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छी किताबें की बात करिए। आपके पास स्मार्टफोन है, 1.5 GB 2 GB 1 GB पर डे आपको मिल रहा है, उसका यूटिलाइज कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को देखिए या हमारे वीडियो लेक्चर को सुनिए या समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से, क्योंकि इस कोविड-19 वैश्विक महामारी में सारे कोचिंग वाले, सारे प्रोफेसर, सारे जो लर्नर सिखाने वाले थे, लर्नर थे, सब के सब इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। आपको जो अच्छा लगे करिए, लेकिन बट ये है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ेंगे तभी समझेंगे, जब समझेंगे तब एक दूसरे को अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही साथ आपसे ये कहूँगा कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाती है, आपको पता चल जाती है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।